नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगीशर। तो हम लोग डिटरमिनेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स मतलब डिटरमिनेंट्स के उपयोग जिसके अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल और तीन बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन एवं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण और हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि रैखिक समीकरण निकाय का क्रैमर विधि से हल, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए और एक रैखिक समीकरण निकाय का मैट्रिक्स विधि से हल कैसे करते हैं ये भी आपको सिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एग्जाम्पल नंबर 13 के साथ। एग्जाम्पल नंबर 13, सो दैट द पॉइंट्स a कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए और सी ए कॉमा बी प्लस सी आर कोलिनियर, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं यानी कि संरेख हैं। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है ना। कोलिनियर, तो कोलिनियर की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं, तीन पॉइंट ए x1 बाई 1, बी x2 बाई 2, सी x3 बाई 3 कोलिनियर होते हैं यदि डिटरमिनेंट्स ऑफ x1 बाई 1 1, x2 बाई 2 1 और x3 बाई 3 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्यूशन, वी नो दैट हम जानते हैं कि वी नो दैट तीन बिंदु, ऐसे लिखो, तीन बिंदु ए x1 बाई 1, बी x2 बाई 2 तथा सी x3 बाई 3 संरेख होते हैं, संरेख होते हैं यदि डिटरमिनेंट ऑफ x1 बाई 1 1, x2 बाई 2 1, x3 बाई 3 1 इज इक्वल टू 0। तीन बिंदु a x1 बाई 1, b x2 बाई 2 और c x3 बाई 3 संरेख होते हैं यदि डिटरमिनेंट्स ऑफ x1 बाई 1 1, x2 बाई 2 1, x3 बाई 3 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे अपन ऐसे कह सकते हैं भाई, इसको x1 मान लें, इसको बाई 1, ये हो गया x2 और ये हो गया बाई 2 और ये हो गया x3 और ये हो गया बाई 3, ठीक है ना। तो x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3 के स्थान पर इनको रिप्लेस कर देंगे। इम्प्लाइज दैट a x1 और बाई 1 कितना हो गया, b प्लस सी 1, फिर है b c प्लस a 1, c a प्लस b 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इज इक्वल टू 0 तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इम्प्लाइज दैट यहां से ऐसा करना है, ऑपरेशन लगाओ भाई, C1 में हम ऑपरेशन लगा दे, C1 प्लस C2, तो C1 के एलिमेंट किस में चेंज हो जाएंगे, A प्लस बी प्लस सी, यहां से भी कितना आएगा A प्लस बी प्लस सी और यहां से भी कितना आएगा A प्लस बी प्लस सी, जिसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे दो स्तंभ क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और यदि किसी डिटरमिनेंट्स में दो स्तंभ अथवा दो पंक्तियां समान हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन सपोज करो हमने C1 में लगाई C1 प्लस C2, तो इम्प्लाइज दैट इसका मान कितना हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। केवल C1 के एलिमेंट चेंज होंगे क्योंकि ऑपरेशन किस में लगाइए, C1 में लगाइए। B के स्थान पर क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी और C के स्थान पर A प्लस बी प्लस सी। C2 और C3 एज इट इज यानी कि यथावत रहेंगे, तो B प्लस C प्लस A प्लस B 1 1 1। अब ऐसा करते हैं, यहां से A प्लस बी प्लस सी क्या ले लेते हैं कॉमन, C1 में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। यहां पे C1 में 1 1 1, B प्लस C प्लस A प्लस B 1 1 1, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी सारणी के अंदर यदि दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभों के अवयव समान हों
तो उनका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उस सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चूंकि या फिर ऐसे लिख दो, डायरेक्ट ही लिख दो, इम्प्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 बराबर हो जाएगा 0। और रीजन दे देंगे साइड में, आप रीजन लिख देना, वहाँ स्पेस नहीं है नीचे, मैं रीजन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान हों तो उस सारणिक का मान 0 होता है। ये रीजन आपको साइड में लिखना है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ कितना आ गया भाई, 0 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, संरेख होंगे। इम्प्लाइज दैट लिख देना, इम्प्लाइज दैट ए बी सी, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है तो यहाँ पे ऐसे लिख देना, इम्प्लाइज दैट बिंदु ए कोमा बी कोमा सी या तथा सी संरेख हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए भाई। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारी पाठ्यपुस्तक का एग्जांपल नंबर 11 है। सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण निकाय असंगत है तथा इसके हल संभव नहीं है। तो किसी भी समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत होना किस पर डिपेंड करता है, गुणांक मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, गुणांक मैट्रिक्स की सारणिक पर। यानी कि इसकी 2 कंडीशन होती है, हम पहले जानते हैं कि फर्स्ट है डेल डज नॉट इक्वल टू 0। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, डेल डज नॉट इक्वल टू 0। यदि डेल डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो दिया गया समीकरण निकाय क्या होता है, संगत होता है। और इसका एक अद्वितीय हल विद्यमान होता है, जिसे हम x इक्वल टू डेल 1 अपॉन डेल, y इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल और z इक्वल टू डेल 3 अपॉन डेल के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड पोजीशन इसमें यह है कि डेल इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने आपके लिए 2 कंडीशन बताई थी कि यदि डेल का मान 0 है तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3 बराबर क्या हो, 0। इन तीनों का मान किसके इक्वल हो, 0 का इक्वल हो। तो उस कंडीशन में दिया गया समीकरण का या तो संगत होता है या फिर असंगत होता है। और यदि संगत, भाई इस स्थिति में दिया गया समीकरण का या तो संगत होगा या फिर क्या होगा, असंगत। लेकिन यदि वो संगत है तो उसके कितने हल विद्यमान होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन विद्यमान होंगे, अनंत हल। इस स्थिति में अनंत हल विद्यमान होते हैं और इस वाली स्थिति में अद्वितीय हल विद्यमान होता है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल मिलेगा आपको, केवल एक हल मिलेगा, अद्वितीय हल विद्यमान होता है। और इसकी बी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि डेल 1 डेल 2 और डेल 3 में से कोई भी एक डज नॉट इक्वल टू 0 हो या फिर सभी डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस स्थिति में दिया गया समीकरण का क्या होता है, असंगत होता है और उसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता। यदि डेल 1 डज नॉट इक्वल टू 0 या फिर डेल 2 डज नॉट इक्वल टू 0 हो या फिर डेल 3 डज नॉट इक्वल टू 0 हो या फिर तीनों ही डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस स्थिति में दिया गया समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा। असंगत होगा और कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा, कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। तो संगतता और असंगतता के बारे में आप ये ऑलरेडी जानते हैं। अब इसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन भाई दिया गया समीकरण निकाय है, पहले तो आप ऐसे लिखेंगे, दिया गया समीकरण निकाय है। वो समीकरण निकाय आप एक बार ऐसे लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस
3z इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 11। अब देखो इस समीकरण निकाय के लिए, या फिर मैं ऐसे कह दूं, इस समीकरण निकाय का क्रैमर विधि से हल ज्ञात करेंगे। हम किससे हल ज्ञात करेंगे? क्रैमर विधि से। तो सबसे पहले हमें डेल का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डेल का मान निकालना पड़ेगा। यहां डेल इज इक्वल टू, डेल क्या होता है? गुणांक डिटरमिनेंट्स। तो 1 1 1 एक्स वाई जेड के गुणांक 1 1 1 और यहां पे 1 2 3 2 3 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 8 माइनस 9 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 4 इंप्लाइज दैट -1 आएगा यहां से, और यहां से माइनस के 2 तो ये प्लस के 2, और यहां से माइनस का 1 इंप्लाइज दैट कितना हो गया? 0। इसका मतलब डेल का मान 0 है। तो हम सेकंड कंडीशन पर विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे? सेकंड कंडीशन। तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सेकंड कंडीशन पर हमें विचार करना है। अब हमें डेल 1 डेल 2 और डेल 3 को चेक करना है। अब डेल 1 इज इक्वल टू, डेल 1 का मान निकालने के लिए x के गुणांकों के स्थान पर क्या रिप्लेस कर देते हैं? कांस्टेंट को रिप्लेस कर देते हैं। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 2 5 11। बाकी ये सभी एज इट इज रहेंगे। 1 2 3 1 3 4 इंप्लाइज दैट, सॉल्यूशन करो 2 के लिए 8 माइनस 9 माइनस 1 20 माइनस 33 प्लस 1 इंटू 15 माइनस 22 इंप्लाइज दैट, यहां से देखिए -1 और -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे -2, यहां से माइनस के 13 तो ये प्लस के 13 हो गए, और यहां से माइनस के 7 माइनस के 9 और प्लस के 13 इंप्लाइज दैट प्लस के 4 डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स डेल 1 का मान 0 के बराबर नहीं है। तो ये तो तय है कि ये कैसा निकाय होगा? असंगत होगा। अब इसके लिए डेल 2 और डेल 3 के मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? डेल 2 और डेल 3 के मान और फाइंड आउट करेंगे। डेल 2 इज इक्वल टू, डेल 2 का मान निकालने के लिए y के गुणांकों के स्थान पर क्या रिप्लेस कर देंगे? कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे। बाकी x1 के गुणांक और वो x के गुणांक और z के गुणांक यथावत रहेंगे। तो 1 1 2 y के गुणांकों के स्थान पर कांस्टेंट रिप्लेस करने हैं तो 2 5 11 और 1 3 4 इसको सॉल्व करें तो 1 के लिए सॉल्व करते हैं तो 20 माइनस 33 माइनस 2 4 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 11 माइनस 10 इंप्लाइज दैट यहां से माइनस के 13 और यहां से माइनस के 2 बटे प्लस के 4 हो जाएंगे माइनस, और यहां से प्लस का 1 इंप्लाइज दैट ये कितना आ रहा है? प्लस के तो 4 हो गए, माइनस के 13 हो गए, तो माइनस के 9 माइनस के, अरे अच्छा प्लस के 5 है, सॉरी प्लस के कितने 5 हैं और माइनस के 13 हैं, तो माइनस के 8 डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम डेल 3 का मान फाइंड आउट करेंगे। डेल 3 के लिए z के गुणांकों के स्थान पर कांस्टेंट रिप्लेस कर देंगे, x और y के गुणांक यथावत रहेंगे। तो 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 और z के स्थान पर कांस्टेंट 2 5 11
2 5 11, इसको सॉल्व करें, इम्प्लाइज दैट 1 के लिए सॉल्व करते हैं तो 22 माइनस 15 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इम्प्लाइज दैट यहाँ से प्लस के 7, यहाँ से प्लस के 1 बट ये माइनस के 1, और यहाँ से माइनस के 1 तो माइनस के 2 इम्प्लाइज दैट 7 माइनस 3 4, और 4 डज नॉट इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं, अतः डेल इज इक्वल टू 0 तथा डेल 1 डज नॉट इक्वल टू 0, डेल 2 डज नॉट इक्वल टू 0 और डेल 3 डज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय कैसा होगा भाई? असंगत होगा, असंगत है तथा इसका कोई हल विद्यमान नहीं है, इसका कोई हल विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो लिखिए, अब देखो रैखिक समीकरण निकाय का मैट्रिक्स सिद्धांत से हल, किसी भी रैखिक समीकरण निकाय का हमें किससे? मैट्रिक्स सिद्धांत से हल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को हम किसके रूप में लिखेंगे? मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? मैट्रिक्स के रूप में। तो दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर मैट्रिक्स रूप में लिखने पर इस समीकरण निकाय को हम मैट्रिक्स रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले ले लिया गुणांक मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। फिर हमने चरों का मैट्रिक्स ले लिया। चर कितने भाई? इसमें 3 चर दिखाई दे रहे हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड इंप्लाइज दैट इधर कांस्टेंट का मैट्रिक्स ये ले लिया, B1, B2, B3, ठीक है। इस समीकरण निकाय को इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करके देखो, फिर दोनों पक्षों की मैट्रिक्सों की तुलना करके देखो, तो हमें यही समीकरण निकाय वापस मिल जाएगा। देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम, भाई इस कॉलम के इसमें एक ही कॉलम है, तो इसके साथ करेंगे तो A11 x प्लस A12 y प्लस A13 z, इस टाइप से एक एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो A21 x प्लस A22 y प्लस A23 z, इस टाइप से एलिमेंट मिल जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो A31 x प्लस A32 y प्लस A33 z, इस टाइप से एलिमेंट मिल जाएगा। तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी और वो किस क्रम की होगी? 3x1 क्रम की। और इधर भी क्या है? 3x1 क्रम की मैट्रिक्स है। तो दोनों मैट्रिक्सों की क्या कर सकते हैं? तुलना। भाई दोनों तरफ समान क्रम की मैट्रिक्स आ गई तो तुलना की जा सकती है। जब इनके एलिमेंटों की तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A11 x प्लस A12 y प्लस A13 z इज इक्वल टू B1 और A21 x प्लस A22 y प्लस A23 z इज इक्वल टू B2, इस टाइप से ये C3। तो ये तीनों समीकरण निकाय हमें, वो तीनों समीकरण हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं यहां, या फिर इसको हम, सुनो एक मिनट रुको, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू B, वेयर A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31 A32 A33 क्या है, गुणांक मैट्रिक्स है। ये क्या है भाई, अब यहां पर A गुणांक मैट्रिक्स है, क्या है, एक्स वाई जेड के गुणांकों की मैट्रिक्स, ये गुणांक मैट्रिक्स है। और x इज इक्वल टू एक्स बाई जेड, चरों की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है, ये चरों की मैट्रिक्स है। और b इज इक्वल टू b1 b2 b3, b1 b2 b3, ये अचरों की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है, अचरों की। ये तो चरों की मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक है। अब यहां से आगे देखो, चूंकि हाँ, अब यदि डिटरमिनेंट्स a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यदि डिटरमिनेंट्स a का मान क्या आए, डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर a इनवर्स विद्यमान होगा। इंप्लाइज दैट अपन कह सकते हैं a इनवर्स विद्यमान होगा, या फिर a इनवर्स विद्यमान है। यदि डिटरमिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर a इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। अब ax इक्वल टू कितना है, b, या फिर ऐसे लिख दो, पुनः ax इज इक्वल टू b, दोनों पक्षों में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर, तो दोनों साइड्स में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो a इनवर्स ax इज इक्वल टू b, वो a इनवर्स b प्राप्त होगा। इंप्लाइज दैट यहाँ पे a इनवर्स इंटू a करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो I इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स b, जो कि दिए गए समीकरण निकाय का अभीष्ट हल है। यही दिए गए समीकरण निकाय का क्या है, अभीष्ट हल है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ एक्स वाई जेड का मान कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, एक्स क्या है, चरों की मैट्रिक्स है, एक्स चरों की मैट्रिक्स है, और इधर ए इनवर्स बी आ रहा है, ये भी कोई ना कोई मैट्रिक्स होगी। और ये दोनों मैट्रिक्स हमेशा किसकी आएंगी, समान क्रम की आएंगी। जब समान क्रम की आएंगी तो अवयवों की तुलना कर लेंगे, और तुलना करेंगे तो एक्स वाई जेड का मान फाइंड आउट हो जाएगा। और एक्स वाई जेड का मान ही क्या कहलाता है, हमारा हल कहलाता है, दिए गए समीकरण निकाय का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखिए भाई, अब आप नोट डाल के 2 पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, यदि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स विद्यमान होगा, जिसको कि हम पहले से जानते हैं कि भाई कोई भी मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय होती है यदि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहां यदि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इंप्लाइज दैट ए इनवर्स क्या करेगा, विद्यमान होगा, एग्जिस्ट होगा। बट यदि सेकंड डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 हो, डिटरमिनेंट ए का मान क्या हो, 0 के बराबर हो, तो क्लियर है ए इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। इंप्लाइज दैट ए इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। अब ए इनवर्स विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिए गए समीकरण निकाय का हल विद्यमान नहीं होगा। समझ रहे हो, ए इनवर्स वो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 हो तो ए इनवर्स तो विद्यमान नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दिए गए समीकरण निकाय का हल विद्यमान नहीं है। इस कंडीशन में भी हल विद्यमान हो सकता है, ठीक है ना। कैसे भाई, इसको अपन एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक निकाय ले लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। ये कोई हमने समीकरण निकाय ले लिया। इसके लिए डेल इज इक्वल टू देखें गुणांक मैट्रिक्स कितनी है, वो गुणांक की डिटरमिनेंट्स 2 3 4 6 2 3 4 6 है।
इम्प्लाइज दैट ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मतलब डिटरमिनेंट्स का मान क्या है, 0 है, तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, ए इनवर्स विद्यमान नहीं है या नहीं होगा। इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस समीकरण निकाय का हल विद्यमान है। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला समीकरण निकाय क्या है, ये दो रेखाओं के ही तो समीकरण है, दो रेखाओं के समीकरण हैं, और इनके लिए अपन देखें तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 बराबर क्या है, 1 अपॉन 2। प्रत्येक के लिए a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर है और b1 अपॉन b2 का मान c1 अपॉन c2 के बराबर है। यानी कि ये तीनों मान क्या हैं, बराबर हैं। और जब तीनों मान बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या प्राप्त होती हैं, हमें समपाती प्राप्त होती हैं। तो ये वाले जो रेखाओं के समीकरण है ना, जैसे इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, तो ये दोनों रेखाएं समपाती हैं। और समपाती वाली कंडीशन में हमें कितने हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस कंडीशन, ये वाली वैसे भी अपन जानते हैं, ये कंडीशन किसकी होती है, अनंत हलों की, अनंत हल। तो इस समीकरण निकाय के अनंत हल विद्यमान है। डेल का मान 0 है, फिर भी इस समीकरण निकाय के अनंत हल विद्यमान है। ठीक है ना। तो ए इनवर्स का किसी समीकरण निकाय के हल के विद्यमान होने से या ना होने से संबंध नहीं है। ठीक है ना। ए इनवर्स विद्यमान नहीं है, फिर भी समीकरण निकाय के हल विद्यमान हो सकते हैं। तो इसको समझो पहले। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ भाई, बुक का एग्जाम्पल नंबर 14, निम्न रैखिक समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखिए और यदि A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है और समीकरण निकाय को हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या है, इसको मैट्रिक्स रूप में लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर इसको मैट्रिक्स रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1 इंटू x y z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स 9 6 2। तो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को इस प्रकार से हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर A इज इक्वल टू गुणांक मैट्रिक्स है A, 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1। X इज इक्वल टू चरों की मैट्रिक्स x y z और B इज इक्वल टू, इसको हाँ इस प्रकार से लिख देना इम्प्लाइज दैट करके, ax इज इक्वल टू b। ठीक है, इसको डाल देना समीकरण नंबर 1 और b क्या है यहाँ पे 9 6 2 9 6 2। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में, अब हमें ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं। भाई डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी तो ए इनवर्स विद्यमान होगा। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट और ऑफ ए का मान ज्ञात करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ से 2 -1 3 1 1 1 1 -1 और 1 इम्प्लाइज दैट, सॉल्व करो। 2 के लिए सॉल्व करते हैं तो 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2, तो ये 4 आ जाएगा ओवरऑल। कितना आ जाएगा 4। फिर -1 के लिए सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस इस टाइप से लेते हैं अपन। तो 1 और -1 ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, फिर 0 हो गया। 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -1 और यहाँ से -1, तो -2 × 3 -6
इम्प्लाइज दैट -2 कितना बचेगा, -2 बचेगा, और -2 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटरमिनेंट्स ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स विद्यमान होगा, तो इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स विद्यमान है। अब हमें ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है, और ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि भाई जो ये मैट्रिक्स ए है इसके जो अभी हमें 2 -1 3 1 1 1 इनके संगत कोफैक्टर F11 F12 F13 इस टाइप से मान के चल रहे हैं हम। तो F11 की वैल्यू फाइंड आउट करें, सबसे पहले हमें F11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो F11 इज इक्वल टू F11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ से कितना मिलेगा 1, और ये माइनस का तो 1 + 1 2 हो जाएंगे, प्लस के कितने 2। फिर F12 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो F12 के लिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ से 1 - 1 करेंगे 0, कितना मिलेगा 0। F13 की बात करें तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे, -1 और -1, ठीक है, तो -2 मिलेगा। और यहाँ से भी अपन देख सकते हैं भाई प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो कितना मिल रहा था, ये -2 मिल रहा था, तो ये -2 हो गया। अब हम F21 की वैल्यू प्राप्त करेंगे, इसके लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर दिया, -1 और यहाँ से -3, तो ये +3 हो जाएंगे, तो +2 बट यहाँ पे देखो विषम पावर है, तो ये +2 किस में चेंज हो जाएंगे, -2 में। F22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम ड्रॉप करने पर 2 - 3, तो -1 कितना आएगा, -1। F23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे, तो -2 और यहाँ से +1 हो जाएगा, तो -1, लेकिन -1 किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, विषम होगी, तो +1। और वैसे भी आप देख सकते हैं भाई प्लस यहाँ है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, ठीक है। F31 इज इक्वल टू थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर देंगे, तो -1 और -3 -4 प्राप्त हो जाएंगे। F32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप करेंगे, 2 - 3 -1, बट यहाँ से किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +1। F33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम ड्रॉप कर देंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 और माइनस माइनस कितना, प्लस कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, भाई एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका क्या लेते हैं अपन, ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये अपन इसको कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स मान सकते हैं, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो 2 0 -2 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 2 0 -2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम -2 -1 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम -4 1 और 3। इस टाइप से हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करेंगे। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहां से रख दो, कितना, एडजॉइंट ऑफ ए 2 - 2 -4 0 -1 1 -2 1 और 3, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो ये प्राप्त हो गया हमें, ठीक है ना। ए इनवर्स इतना प्राप्त हो गया। इसके बाद में हम दिए गए समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे, किससे, यहां से x इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, ए इनवर्स b। तो इससे हमें इसका हल फाइंड आउट करेंगे। यहां तक लिखिए पहले,
अब हम x का मान फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b। x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स का मान हमने रख दिया और b का मान रख दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये मैट्रिक्स 3x3 क्रम की है और ये वाली मैट्रिक्स 3x1 क्रम की है। तो प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -1/2, ये तो क्या है, अचर संख्या है, एज इट इज आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 × 9 18 और माइनस के 12 और माइनस के 8, ठीक है। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि कॉलम एक ही है, तो यहाँ से 0 और यहाँ से माइनस के 6 और भाई देखो यहाँ से तो 0 प्राप्त हो गया, यहाँ से माइनस के 6 और यहाँ से प्लस के 2, -18 + 6 और +6, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करें तो -1/2 ये 20 हो गए माइनस के, तो -2 और यहाँ से -2, वो -2 नहीं सॉरी -4 और यहाँ से भाई ये तो 12 हो गए, -18 है तो -6 और इनको इससे मल्टीप्लाई कर दें, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के अंदर मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। और इधर क्या है, x है और x का मान क्या है, x, y, z, ये चरों की मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिक्सों की तुलना कर सकते हैं क्योंकि ये समान क्रम की है, और जब हम तुलना करेंगे तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 तथा z इक्वल टू 3, जो कि दिए गए समीकरण निकाय का अभीष्ट हल है, निकाय का अभीष्ट हल है। इस प्रकार से हम हल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो लिखिए भाई इसको। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही।